हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम फैंटम डिजिटल इफेक्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 5 या 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, इसके अगर आप देखोगे तो हमें वीएफएक्स स्टूडियोज हमें इस कंपनी के नजर आते हैं। यूएस और कनाडा के अंदर कंपनी के ऑफिस हमें नजर आते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये तरह तरीके की जो वीएफएक्स सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अब वीएफएक्स का मतलब क्या होता है? तो देखिए, आजकल अगर आप देखोगे जो भी ये 3D एलिमेंट्स वगैरह बनते हैं, जो अगर आप देखोगे 3D मैच मूव हो गया, 3D एनिमेशन हो गया, आपने खास करके देखा होगा कि जो मूवी में अलग अलग तरीके की जो 3D डिजाइन होती है, जो 3D मूवीज होती है, तो उनके लिए वो एनिमेशन प्रोवाइड करवाना, वो चीज़ें कंप्यूटर में करना, वो स्टूडियो में ये करने का ये कंपनी काम करती है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखोगे फायर वाटर का जो इफेक्ट्स होता है वो भी ये कंपनी करने का काम करती है। और उसके अलावा जो नॉर्मल जो 3D के राइड एनिमेशंस होते हैं, तो ये सारे तरीके के जो एनिमेशंस होते हैं वो ये कंपनी करने का काम करती है। अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कमर्शियल्स हो गया, फिर फीचर फिल्म्स हो गया, और वेब सीरीज की अगर आप बात करोगे, खास करके अगर आप देखोगे, अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स अगर देखी होगी तो वहाँ पे कितना ज़्यादा 3D एनिमेशन का यूज़ किया हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो वैसी वेब सीरीज के अंदर यहाँ पे ये कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो डेफिनेटली देखा जाए, जिस तरीके से अगर आप देखोगे ये 3D एनिमेशन का यूसेज काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इंडिया में भी खास करके अभी जो नई नई मूवीज आ रही है वहाँ पे इसकी अभी बातें हो रही है। अभी ब्रह्मास्त्र में भी आई थिंक मैंने मूवी देखी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा था कि वीएफएक्स वहाँ पे भी है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो डेफिनेटली ये वीएफएक्स का जो आने वाले टाइम पे इसमें नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम पे आएगी, तो डेफिनेटली एक अच्छे ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। अगर हम कंपनी के अभी 2 स्टूडियोज की अगर हम बात करेंगे तो मुंबई और चेन्नई के अंदर हमें कंपनी के 2 स्टूडियोज नजर आते हैं, और जो नॉर्मली कंपनी के जो ऑफिसेज है वो हमें यूएस और कनाडा के अंदर कंपनी के नजर आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी की कॉम्पिटिटिव रैंक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो कंपनी की टेक्नोलॉजी है तो उस पर कंपनी के वेल इक्विप्ड है हमें यहाँ पे कंपनी नजर आती है। और कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्हें ये जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 5 से 6 साल से अगर वो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ पे होगा कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। और इनका जो क्लाइंटेल है वो यहाँ पे हमें मार्क नजर आता है, यानी कोई छोटे मोटे क्लाइंट्स यहाँ पे कंपनी के नहीं है, सारे बड़े क्लाइंट्स हमें कंपनी के नजर आते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए, अगर कुछ भी इश्यूज वगैरह होते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनीज रहती है उनके कैश फ्लोज वगैरह काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो बड़े क्लाइंट एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अच्छी बात रहती है, लेकिन ऐसा रहता है कि जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनकी बार्गेनिंग पावर काफ़ी कम रहती है। तो वहाँ पे कंपनी के थोड़े जो मार्जिन होते हैं वो वहाँ पे डेफिनेटली इन्हें सेक्रीफाइस करके अपना रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2 रीजन की वजह से कंपनी का आईपीओ आ रहा है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि कंपनी को और स्टूडियोज बनाने हैं, तो और स्टूडियोज बनाने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो डेफिनेटली देखा जाए, अभी 2 स्टूडियोज से कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है, और अगर आने वाले टाइम पे 1-2 स्टूडियोज अगर कंपनी के और बढ़ जाते तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। और डेफिनेटली अगर आप देखोगे जिस तरीके से अभी नई नई मूवीज आ रही है तो वहाँ पे कंपनी के लिए एक अच्छा बिजनेस वहाँ पे डेवलप होता हुआ हमें नजर आ रहा है। बाकी जो जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेज है, यानी कि जो आईपीओ के एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, जो ऑफिस को बिल्डअप वगैरह करने के लिए जो नॉर्मली एक्सपेंसेस वगैरह रहते हैं, तो वो जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस में आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मिस्टर बैजॉय, अर्पुतराज, सैम मनोहर जी हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम कंपनी के अगर हम टोटल प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट से पहले अगर हम टोटल एसेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 5 करोड़ से कंपनी का एसेट का नंबर 21 करोड़ के लगभग आ चुका है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो एसेट का नंबर कंपनी का हमें यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 13 करोड़ से नंबर 7 करोड़ रुपए आया था। तो देखिए, उस समय अगर आप देखोगे 5 से 6 महीने हमने कोई मूवीज भी नहीं देखी थी, इतना ज्यादा बिजनेस वहाँ पे नहीं हुआ था, तो वो हमें इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जब 21-22 वाले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे, जब अच्छी खासी इकोनॉमी में रिकवरी आ रही थी, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे 22 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। और अगर हम अभी एक क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे, यानी कि अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में कंपनी ने 12 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट कर दिया है। तो अगर इसके बेसिस पर अगर हम कंपनी के ईयरली बेसिस के रेवेन्यू अगर निकालते हैं तो लगभग 50 करोड़ के लगभग के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हो सकते हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 11 लाख 7 लाख रुपए के लगभग ही कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 4.9 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें कंपनी का नजर आता है। और अभी एक क्वार्टर में कंपनी ने
4.11 करोड़ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 16 से 17 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी का पूरे साल के एंड में हो सकता है, अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस अगर कंपनी का रहता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे, काफी अच्छे, लगातार कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं। और अभी कंपनी एक नए स्टूडियो ओपन करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो अगर ये नया स्टूडियो ओपन हो जाएगा और वहां से भी अगर रेवेन्यू अर्न करना कंपनी स्टार्ट कर देगी तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे और अच्छी ग्रोथ हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 14 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अगर हम फेस वैल्यू की अगर हम बात करेंगे 10 रुपए की फेस वैल्यू नजर आती है और 95 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी के शेयर दे रही है और 1200 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट साइज कंपनी का नजर आता है। अराउंड 29 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे आईपीओ नजर आता है। लगभग 25 करोड़ के लगभग अगर आप देखोगे फ्रेश इश्यू है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है और लगभग 4 करोड़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाने वाला है। तो देखा जाए तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे हार्डली 11 से 12% का ऑफर फॉर सेल हमें नजर आता है। तो उस पॉइंट से डेफिनेटली हमें उसमें कोई यहाँ पे इश्यूज नजर नहीं आते हैं। अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% का रिटेल कोटा है, यानी कि हार्डली अगर आप देखोगे 10 से 11 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की यहाँ पे कंपनी का टाइम टेबल नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 14 अक्टूबर को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो यानी कि एक हफ्ते बाद ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 21 या 22 अक्टूबर के लगभग हमें ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,14,000 रुपए लगेंगे और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए अगर आपको एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो एट दी एंड क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए आईपीओ भी इतना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है कि 50% की लगभग अगर आप देखोगे QIB कोटा है। मेरे ख्याल से कंपनी यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है, एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में काम कर रही है और अभी यहाँ पे नए स्टोर ओपन होंगे। मेरे ख्याल से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के ये इंडस्ट्री के लिए हम यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव हम नजर आते हैं और वहाँ पे डेफिनेटली एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में काम कर रही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। मेरे ख्याल से लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और अगर हम उसके अलावा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यानी कि अगर लिस्टिंग में अगर आपको बाई चांस अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आपको उसके बाद में लेना चाहिए। तो भी मेरे ख्याल से अगर 20-25% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो उसके बाद में भी वहां पर आप इसे बाय करने का सोच सकते हैं। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि फैंटम डिजिटल इफेक्ट के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।